ठीक है। रेडी है भैया? जी दादा बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या ले कर रहे हैं? आप तमाम मीडिया के साथी, हमारे भाई, हमारी बहन, आप सभी का नमस्कार, जोहार, आदाब। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपनी दूसरी सूची जारी करने जा रही है और आज के माध्यम से दूसरी सूची जारी की जाएगी और साथ ही साथ राज्य को जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगा उसको लेकर आपके माध्यम से उनसे एक अपील, उन्हें एक संदेश होगा कि इस बार युवाओं को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेतृत्व को एक बार अवसर देने का कार्य करें। इसको कहाँ से जी, आज सबसे पहले मांडर विधानसभा जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है, रांची जिला और साउथ छोटा नागपुर का पार्ट है, गुना भगत जी वहाँ के प्रत्याशी हैं। टुंडी विधानसभा जो कि चर्चित विधानसभा है, क्योंकि वो विधानसभा मेरी है लेकिन डुमरी मेरा डिमांड हुआ तो उसके लिए जो डुमरी के चर्चित नेता हैं मोतीलाल महतो जी, उन्हें टुंडी शिफ्ट किया गया है, सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। धनबाद से राजदेश रतन जी हैं जो गिरिडीह जिला का है। टुंडी से मोतीलाल महतो जो हमारे पार्टी के वही उपाध्यक्ष हैं और दादा लिस्ट को थोड़ा सा नीचे करके, हाँ, विगत नीचे बस चेहरा नहीं आ रहा था, इसीलिए आप पढ़ते रहिए। मोतीलाल महतो, जयराम महतो के बाद अगर पार्टी को किसी ने सींचने और सवारने का कार्य किया है तो मोतीलाल महतो जी ने किया है। और मेरा भी एक नैतिक जिम्मेवारी था कि अगर हम डुमरी आ रहे हैं, डुमरी की जनता ने मुझे डिमांड किया है तो टुंडी विधानसभा मोतीलाल महतो जी की। धनबाद से राजदेश रतन जी होंगे। हाँ, राजदेश कोडरमा, कोडरमा से हमारे पार्टी के और एक नामी चेहरे, बड़े नेता कह सकते हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष आंदोलनकारी छात्र नेता मनोज यादव जी होंगे। बरही से कृष्णा यादव जी हमारे प्रत्याशी हैं। बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल जी हमारे प्रत्याशी हैं। हजारीबाग सदर से बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल, हजारीबाग सदर से उदय कुमार मेहता जी हमारे प्रत्याशी हैं। डाल्टनगंज पलामू से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर प्रत्याशी हैं। गांडे से हमारे अकील अख्तर और रिजवान जी प्रत्याशी हैं। रिजवान जी एक नामी चेहरा है, तो फिर ध्यान से रखिएगा क्योंकि हमारे पार्टी के एक स्तंभ है और आपको आपके सवाल से पहले ही हम उत्तर देना चाहेंगे। उन पर जो एक जांच कमेटी बैठी थी जी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन पूर्व उनको बाय पोस्ट प्रधान महासचिव जी ने भेज दिया है और उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनके जो साथी थे वो दोषी पाए गए। रिजवान जी का अस्वस्थ तबियत ठीक नहीं था, वो संथाल परगना के दौरे से अपने कार्यक्रम को छोड़कर घर लौट रहे थे और वो गाड़ी के अंदर निद्रा की अवस्था में थे। लेकिन उसी बीच गाड़ी रुकी तो कुछ लोगों ने पता नहीं उनके मन में कैसा क्यों आया, उनके ड्राइवर और एक साथी थे जिन्होंने ये बात ड्राइवरों से बातचीत की थी इस विषय पर और बिल्कुल ग्रामीणों की राय और फीडबैक से पता चला कि उनमें रिजवान जी उस गाड़ी से उतरे ही नहीं थे, वो अस्वस्थ थे, गाड़ी के अंदर थे, उन्हें जानकारी उनको नहीं थी। हाँ, जेबीके के नेता थे। उनका नाम जन जी, उनका नाम सजाद जी हैं और उनको पार्टी से 3 साल के लिए निलंबित कर दिए हैं, तो हमारे संगठन बने नहीं रहेंगे। तो रिजवान जी को क्लीन चिट मिला है, हालांकि वो पदमुक्त रहेंगे जो कि उस गाड़ी में केवल सफर कर रहे थे, यही उनका दोष रहा। बाकी उनका उस कार्य में किसी प्रकार की कोई सम्मिलित और सहभागिता नहीं रही। तो वो पार्टी के प्रत्याशी हैं और चूंकि वो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने डिमांड उनको गांडे विधानसभा जो कि एक बहुत बड़ी चर्चित सीट रहेगी झारखंड की, और हम लोग नहीं चाहते थे कि चर्चित सीट में कोई हम लोग ऐसा प्रत्याशी रहे जिसको झारखंड ना जानता हो। इसलिए हम लोगों ने बकायदा रिजवान जी ने ही स्वयं इस प्रस्ताव को लेकर आए कि वो काफी चर्चित सीट रहेगी तो वहाँ कम से कम चर्चा होना चाहिए। तो रिजवान उर्फ अकील अख्तर जी गांडे विधानसभा से हमारे प्रत्याशी होंगे। धनबाद से सपन कुमार मोदक जी हैं जो धनबाद शहर सदर से हमारे प्रत्याशी होंगे। खरसमा सीट से पांडुराम हैब्रू, ये शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीट है। खरसमा जो कि
कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। सिंदरी विधानसभा से हमारी महिला नेत्री उषा देवी होंगी। बोकारो से भी एक महिला नेत्री सरोज कुमारी होंगी। ये हमारे आज के प्रत्याशियों की सूची है। आज कुल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 हाँ ठीक ठीक, इसके बाद ले लेंगे। सरोज कुमारी एक बार रिपीट कर संक्षिप्त अच्छा एक बार संक्षिप्त में एक मिनट सब जी दादा बताइए। मुन्ना भगत मांडर से, टुंडी से मोतीलाल महतो, धनवार से राजदेश रतन, कोडरमा से मनोज कुमार यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल, हजारीबाग सदर से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर, गांडे से अकील अख्तर उर्फ रिजवान, धनबाद से सपन कुमार मोदक, खरसवा से पांडुराम हाइब्रू, सिंदरी से उषा देवी, बोकारो से सरोज कुमारी। अच्छा दादा, क्वेश्चन है ये ऑडियो वायरल हुआ था जिसके कारण ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोकसभा चुनाव जी महोदय एक बार सवाल को रिपीट कीजिए। जिससे उषा देवी का आप हाँ, उषा देवी है। आशीष महतो का एक ऑडियो वायरल हुआ था लोकसभा चुनाव में, जिनके कारण ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोकसभा चुनाव हार गए, तो फिर उन पे पार्टी भरोसा क्यों की? देखिए सबसे पहली बात, हम लोग मॉडर्न भारत में रहते हैं और हम लगता है कि हम लोग शायद सती प्रथा के यहाँ जितने लोग बैठे हैं सती प्रथा के विरोधी हैं, है ना। जितने लोग बैठे सती प्रथा के हम लोग विरोधी हैं। तो सती प्रथा में क्या होता था कि पुरुष के बाद उसकी स्त्री को जलना पड़ता था। तो क्या आशीष महतो के कृत्य से हम उषा महतो उषा देवी को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या ये उचित है? क्या उनको इस घटना की जानकारी थी? क्या उनकी सहमति थी? तो आशीष महतो के कार्य से हम उषा महतो का मूल्यांकन नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको बता दें, संगठन में आशीष महतो का परिचय उषा महतो से था, उषा महतो से आशीष महतो जी का परिचय नहीं था। तो इस बात को बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहूंगा कि उषा महतो से उषा देवी जी के कारण ही हम उनको जानते थे और उनको पार्टी में रखा था। बिल्कुल उनके कारण नो डाउट जो भ्रम फैला उससे हमें राजनीतिक नुकसान हुआ, खासकर गिरिडीह लोकसभा में मुझे राजनीतिक नुकसान हुआ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। उनके ऑडियो क्लिप से बाकायदा मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मैं एक मॉडर्न सोच का युवा हूँ। मैं उनके कृत्य से उनकी अर्धांगिनी के कृत्य का आकलन और मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए वो पहली सिंदरी क्षेत्र की पहली महिला है जो घर से बाहर आई थी, आलोचनाओं को सहा, महिला होने के कारण बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने पति से भी उनका बहुत बार मनमुटाव रहा। उसके बाद भी पार्टी का संगठन के लिए लगातार कार्य की और हमें लगता है कि मानव श्रृंखला से पहले से वो हमारे साथ है, मानव श्रृंखला से पहले से। उषा देवी मानव श्रृंखला से पहले से हमारे साथ है, अतः उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी कर्मनिष्ठा पर हमें कोई संदेह नहीं है। और पति पत्नी का राजनीतिक व्यवहार अलग हो सकता है, यही अभी सीता सोरेन जी बीजेपी में है, कल्पना सोरेन जी जेएमएम में है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। पति पत्नी का राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक मत अलग भिन्न हो सकता है। ये अभी जैसे रिजवान जी को आप दिए टिकट अपना पार्टी में, और मुस्लिम समुदाय से और कितने लोगों को मैंने टिकट की संभावना है? देखिए सबसे पहली बात तो इतना हम कहना चाहेंगे कि जितना उन्हें कांग्रेस और जेएमएम नहीं देगी उससे ज्यादा रहेगा। कांग्रेस और जेएमएम से मुस्लिम समुदाय को जेएलकेएम ज्यादा टिकट देगी। मोतीलाल जी को जो नामचीन चेहरा उसको टुंडी क्यों वापस किया? देखिए टुंडी में हम लोग बहुत ज्यादा वोट लेके आए हैं और कहीं ना कहीं टुंडी हम लोग एक बेहतरीन सीट है, इस सीट को हम लोग आगे भी बेहतर करेंगे। और जहां तक मोतीलाल जी का प्रश्न है, वो पार्टी के दूसरे नामचीन चेहरे हैं जिन्होंने लगातार 2.5 सालों से, पौने 3 सालों से संगठन को सींचा है, गांव-गांव गए हैं, मेहनत किए हैं। और ये एक केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी थी, क्योंकि मैं अगर डुमरी गया हूँ तो वो डुमरी क्षेत्र के हैं, तो टुंडी से उनको सम्मान मिलेगा और मेरे घर से वो लड़ेंगे। और बोकारो से जो आप प्रत्याशी की घोषणा की, उनका संगठन में क्या योगदान रहा? देखिए विगत 2 वर्षों से वो भी संगठन में एक्टिव है। हालांकि महिला होने के कारण संगठन की गतिविधियों में आपने उनको कभी देखा नहीं होगा, लेकिन तमाम आंदोलन में वो लगातार रही है। आपने उन्हें वॉच नहीं किया। उनका सबसे खास जो काम रहा वो पार्टी रजिस्ट्रेशन का काम उनके ही नेतृत्व में किया गया है। अगर आज पार्टी हमारा रजिस्ट्रेशन है तो उसमें सरोज कुमारी जी का योगदान है। नहीं तो हम लोग इस बार के भी जो 70 विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं उसमें पता चलता कि धनबाद में हमारा सिंबल कबूतर है, तो सिंदरी में हमारा गमछा है, तो टुंडी में हमारा फल है, तो रांची में हमारा ट्रैक्टर है। तो आज अगर हमारा एक सिंबल से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें सरोज कुमारी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और उसी कार्य के कारण उनको बोकारो से प्रत्याशी बनाया गया है। जितने भी आवेदन विधानसभा सीट है, पिछले दशक में हॉट सीट बना हुआ है, तो जयराम महतो वहाँ से खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ की प्रतिनिधित्व भी बहुत ज्यादा
टफ होगा, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी वहाँ चुनाव? देखिए, रणनीति हमारी यही रहेगी कि पिछली बार हम लोगों ने जो भूल की थी, क्योंकि चुनाव बेशक केडर जिताते हैं, बूथ मैनेजमेंट जिताती है, लेकिन हम लोगों ने केवल अपने कार्यक्रम में ध्यान दिया था और इतना कार्यक्रम हुआ कि कभी हम लोग को वार रूम में बैठने का अवसर नहीं मिला, कभी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर नहीं मिला, कभी उस क्षेत्र के 2 लोगों से टेलीफोन में बात करने का अवसर नहीं मिला। हमारी हार का सबसे बड़ा कारण यही था। तो इस बार उन भूलों को हम लोग सुधारेंगे और हम लोग सभाओं के साथ साथ, रैलियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन पर भी जोर देंगे। जहां मातो कैसे और पर्चा भरेंगे डुमरी के अलावा? जी, ये तो तय है, क्योंकि पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का जो निर्देश है मुझे लेकर, क्योंकि 2 जगह से हम प्रत्याशी होंगे और दूसरे सीट कहां से होंगे इसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। तीसरी चौथी सूची तक हम लोग कर देंगे। आप जितने भी सीट जारी कर रहे हो जातीय समीकरण को देखते हुए आप कर रहे हैं, तो आगे की जो सूची जारी होगी किस प्रकार होगी? देखिए, सबसे पहली बात है, हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। हर एक छोटी सी आयु में मैंने तो लोकसभा से ही प्रयास किया है कि सामाजिक समीकरण को, सामाजिक न्याय को साधा जाए। आज ही मैंने जो 14 प्रत्याशी की मैं सूची लेके आया हूँ, इसमें हर वर्ग हैं, कुर्मी वर्ग से हैं, कोरी वर्ग से हैं, यादव वर्ग से हैं, भूमिहार वर्ग से हैं, ब्राह्मण वर्ग से हैं, मुस्लिम वर्ग से हैं, तो तेली वर्ग से हैं। एक 14 लोगों की सूची में मैंने लगभग 8-9 वर्गों को समाहित करने का प्रयास किया है। तो एक मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि हर एक वर्ग, मंडल वर्ग से भी हैं, तो हर एक वर्ग, हर एक समुदाय को भागीदारी देने का प्रयास किया जाएगा। जातीय जनगणना की जो बात है उसमें आप लोगों का पार्टी क्या है? देखिए, हम लोग देश के साथ हैं, देश की जो जनता है, जनता की जो मांग है उनकी बहुमत के साथ है। आप लोग की निजी राय क्या है? प्रधानमंत्री का भाषण आया था कि कांग्रेस जो लोगों को जातीय बांटने का प्रयास कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात, देश की मांग क्या है? अगर लोग जानना चाहते हैं, देखिए भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ हर चीज की गणना है, गणना से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। इसमें बांटने की कोई बात नहीं है, सब मिलजुल के हैं, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि आखिर गणना में है क्या। अगला लिस्ट कब तक? अगला लिस्ट अब पता नहीं, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर से मौका मिले या ना मिले, लेकिन अगला लिस्ट हमें लगता है कि आज रात को भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकती है। हम प्रयास करेंगे दुर्गा पूजा 10वीं तक सारी सीटों की घोषणा कर दी जाए, ताकि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको पर्याप्त समय मिल जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। शराबबंदी को लेकर क्या कुछ? देखिए, शराबबंदी बिल्कुल एक पहल, अच्छी पहल है, लेकिन झारखंड की परिस्थितियों के आधार पर इस पर हम लोग आगे सोचेंगे। क्योंकि आप जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो एक बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि वहाँ पे टाइगर जगन्नाथ महतो शुरू से, जब से झारखंड आज़ाद हुआ तब से वो लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। इस बार बेबी देवी वहाँ से लड़ेंगी, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वो टक्कर कांटे का होगा। तो हर एक सीट में है, हम कहीं से भी लड़ते हैं, हम टुंडी से भी लड़ेंगे तो चुनौती है, हम मांडू भी जाएंगे, बेरमो भी जाएंगे तो चुनौती हर एक सीट में है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। तो हम लोग उस चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं और मेहनत लगातार कर रहे हैं। मेहनत इतनी कर रहे हैं कि हम परसों साहेबगंज में थे, अगली सुबह हजारीबाग में थे, अगली उसकी रात को रांची में, और आज हम धनबाद में हैं। यानी भारत में, अपनी बड़ाई और प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, भारत में कोई लीडर इतना मेहनत फिलहाल वर्तमान में नहीं कर रहा। संथाल का दृश्य तो आपके सामने है, आदरणीय मीडिया बंधुओं। संथाल जब हम गए थे धनबाद से गाड़ी में बैठ के अपने दोस्तों के साथ, हम लोग यही चर्चा की है कि भाई लोग सुनने आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो उनको बोलिएगा कि बंद कमरे में ही मीटिंग करें। अगर चूंकि हमारा स्टाइल है स्कॉर्पियो में स्पीच देना, तो अगर उतनी संख्या में लोग नहीं आएंगे तो एक बंद कमरे में ही मीटिंग करें, वहीं हम लोग अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब संथाल परगना में हमारी एंट्री हुई, बाबा बैद्यनाथ के निवास स्थान में झारखंड में, तो बड़ा अद्भुत दृश्य था। जरमुंडी में जो सभा हुई, उसके बाद वहां से गोड्डा गए, गोड्डा में भी वही दृश्य था। महागामा में तो फिर रात को पहुंचे सो दृश्य वो था, और राजमहल में तो फिर अद्भुत दृश्य था। राजमहल गंगा के तट पर जो मेरा सम्मान हुआ, जो भीड़ दिखी, संथाल परगना के 5 सभाओं को देखने के बाद मुझे लगा नहीं कि वो धनबाद से बाहर है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जयराम महतो दूसरा सीट पर विधानसभा में बोल रहे कि लड़ेंगे, तो जयराम महतो का ये फैसला होगा कि पूरे पार्टी का फैसला? नहीं, ये पार्टी का फैसला है। क्योंकि पिछला बार भी पार्टी हमको 2 लोकसभा सीट लड़ने बोल रही थी। धनबाद बकायदा हमें ही ऑफर किया गया था कि धनबाद हॉट सीट है, लेकिन मेरा ये तर्क था कि दोनों जगह अलग अलग सिंबल हो सकता है, पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और कंफ्यूज हो सकते हैं सीरियल नंबर को लेकर कि धनबाद में सीरियल नंबर 5 है, गिरिडीह में 7 है, और दोनों माने सीमावर्ती क्षेत्र है। तो पार्टी ने मुझे पिछला बार ही कहा था, क्योंकि पार्टी का नहीं, ये पूरा झारखंड का मानना है कि जिस सीटों पे हम लड़ेंगे उसमें प्रभाव कुछ ज्यादा बढ़ता है। कुछ संभावित सीट बता दीजिए कहाँ से लड़ेंगे? हाँ, संभावित सीट मान के चलिए, अब टुंडी तो आज क्लियर हो चुकी है, तो टुंडी को भी हम संभावना में रखे थे। तो अब संभावित सीट हमारी रह गई गोमिया, बेरमो, मांडू, बागमारा
परिस्थितियां तो बन रही है बाघमारा के लिए। जिस प्रकार से बाघमारा में जुल्म और अन्याय की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है, परिस्थितियां बन रही हैं, तो ऐसा रहा तो बाघमारा पे भी विचार किया जाएगा। सांसद चुनाव के दौरान भी पार्टी लगभग 2 फाड़ में बंटने ही वाली थी, लेकिन अभी पिछले महीने संजय मेहता ने भी पार्टी छोड़कर अपनी ही जेबी केसेस से अलग पार्टी बना ली है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? हम तो चाहेंगे, उनको बधाई देते हैं और चुनाव लड़े वो, हम तो चाहेंगे कि हम जिस 2 सीट पे लड़े उसी सीट पे लड़े। कोडरमा से मनोज यादव जी कितने मजबूत है, क्योंकि उनकी वाक पटुता जिस स्तर की है, क्या पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है? जवान जो है वो नहीं, उनको मैंने कहा, हमसे बातचीत होती है कि थोड़ा सा, बाकी वो अच्छे नेता हैं, उम्मीद करते हैं प्रभावी रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है। विधानसभा पर लगभग 68-70, हाँ इतने में 70 के आसपास है ना, लमसम 70। किसी पार्टी से कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन रहा तो 70 सीटों पे नहीं लड़ते, कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं। पहला चुनाव है, पहला चुनाव हम लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़ेंगे। जयराम जी, छतरपुर और उधर गढ़वा साइड से लड़ रहे हैं, उधर के लोग का ऐसा शिकायत रहता है कि हम लोग को बिहारी कहा जाता है या बाहरी कहा जाता है। देखिए, ये सीमावर्ती है जो बिहार के। शिकायतें हम तक नहीं आई है, और ये शिकायतें क्यों रहेंगी? अगर वो संवैधानिक दृष्टिकोण से झारखंड की सीमा में है, भौगोलिक सीमा में है, तो बिल्कुल जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत है। हमारी पार्टी में बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक। जरा सा दीजिएगा ना। धन्यवाद।